हेलो एवरीवन। तो आपके लिए फिर से एक और इंटरेस्टिंग सेशन लेके आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेयर टॉपिक्स फिजिक्स में जो बच्चों को लगता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सारे चैप्टर को लास्ट वीडियो के जैसे हम लोग क्वेश्चंस की फॉर्म में, सारे कंसेप्ट्स को क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करेंगे। और मेरा ये पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass। तो दो मेरे पास पार्टिकल, वन इज 5 kg और वो दूसरा इज 10 kg, और ये दोनों एक लाइट रॉड से कनेक्ट किए हुए हैं जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, पूछा गया है मुझसे द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ, ओह तो नीट 2020 का क्वेश्चन भी है ये। तो हमें ये बताना है कि सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो 5 kg मास से कितनी दूर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है बेटे। तो क्योंकि 2 पॉइंट मास सिस्टम है, बाइनरी पॉइंट मास सिस्टम है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस चूज कर लेते हैं। एक्सिस चूज करते टाइम ये इजी और कन्वीनियंट रहता है कि ज़्यादातर कोऑर्डिनेट्स हमारे जीरो हो जाएं क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगी। तो जैसे मैंने 5 kg मास को मान लिया जी, ये कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, बिल्कुल। और 10 kg मास के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अगर ढूंढने, तो पहली बात तो मुझे ये साफ नजर आ रही है कि वाई कोऑर्डिनेट तो दोनों के 0 हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 ही होना चाहिए। अब रही बात मुझे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम सिंपली डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन यूज करते हुए अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास। तो पहला मास हमारा कितने केजी का है, 5 kg का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस दूसरा मास कितना है 10 kg का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास 5 प्लस 10, तो दिस कम्स आउट टू बी 10 डिवाइडेड बाय 15 विच कम्स आउट टू बी 2/3 मीटर। और ऑप्शंस किस में गिवन है बेटे, सेंटीमीटर में, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 66.67 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वायर फ्रेम शोन अबव द मास ऑफ वायर क्यू आर इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ पी क्यू और पी आर। तो ये जो हमें सिस्टम ऑफ वायर्स दिखाया हुआ है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू और पी आर के मास से डबल मास है, ट्वाइस मास है किसका, क्यू आर का, इसका मास ट्वाइस है बाकी दोनों से। बताना क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पी हमने बताना। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट मास सिस्टम का क्वेश्चन था, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये हमारा कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग कि वहाँ पर उनके सारे मासेस सेंटर ऑफ मास पर अज्यूम कर लिए जाए। तो अब यहाँ पर पहली बात तो एक तो ये है कि मुझसे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा कहाँ से गया है, पी से, ठीक है, पी से पूछा गया। अगर मैं इसको डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो पी क्यू रॉड है, वायर है, इसका सारा मास मैं इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मान सकता हूं। लेट्स से इसका मास कितना है m, पी आर का सारा मास भी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मान सकता हूं, तो उसका मास भी कितना है m। लेकिन क्यू आर का मास इन दोनों से क्या था, ट्वाइस। क्यू आर का मास कहाँ माना जाएगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, और वो कितना मान सकते हैं 2m।
तो एक मेरे पास ये 3 पॉइंट मास सिस्टम बन गया, ये मेरा पॉइंट पी है जिससे मुझे डिस्टेंस बताना। अब इस क्वेश्चन को फिर से हम वैसे ही अप्रोच कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को अप्रोच किया। कोऑर्डिनेट्स मानेंगे, एक्सिस चूज करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, मुझे यहाँ पर एक और तरीका नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, मैं पार्शली सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये जो मास m और ये जो मास m है, क्या मैं कह सकता हूँ क्योंकि दोनों मासेस इक्वल हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पर होना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पर? बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं अपनी सिस्टम को मैनिपुलेट करके ऐसा शो कर सकता हूं कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिड पॉइंट पर। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कहता है क्या है? वो पॉइंट, वो हाइपोथेटिकल पॉइंट जहां पर मैं सारा मास अज्यूम कर सकता हूं। यानी मैं इन दोनों का सारा मास विच विल बिकम 2m यहां अज्यूम कर सकता हूं बेटे। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा सर? इससे बहुत फायदा होगा। क्या ये 2m था, नीचे भी तो कितना मास था? 2m था कि नहीं? सिमेट्री बन गई कि नहीं? बिल्कुल बन गई। अच्छा, ये सिमेट्री सर, सिमेट्री बना तो ली आपने, पेपर में कैसे नजर आएगी? ये बेटे प्रैक्टिस से हमें विजुअलाइजेशन बहुत इजी हो जाती है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी, उतना अच्छे से आपको उतना बेटर विजुअलाइज होगा कि क्या इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से सिमेट्री बना करके अप्रोच कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने किया। अब देखो फिर से, इन दोनों का फिर से मास इक्वल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है इस लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पर होना चाहिए। तो यहाँ कहीं मेरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। लेकिन क्या इसने पोजीशन पूछी है सिर्फ? नहीं, इसने डिस्टेंस पूछा है। पॉइंट पी से मुझे डिस्टेंस बताना है कि कहाँ है सेंटर ऑफ मास, तो वो डिस्टेंस भी तो देखना पड़ेगा। अगर आप देखें पेरेंट डायग्राम में, यहां से ले लेते हैं, अगर आप देखें ध्यान से, ये साइड कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। ये क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये साइड कितनी इक्वल होगी जी? 3 सेंटीमीटर, 6 का हाफ। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी ये डॉटेड लाइन 4 सेंटीमीटर लेंथ की है और इसी के मिड पॉइंट पर ही तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था। कितनी लेंथ है ये इसकी? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आई तो उसका मिड पॉइंट यानी ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अब रही बात कि ये नीचे कितना होगा। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये नीचे वाला भी तो 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए पूरा। दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा, ये 2m और 2m का मिड पॉइंट था, तो 2 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट था, तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। ये मेरा पॉइंट P था, तो पॉइंट P से सेंटर ऑफ मास का टोटल कितना डिस्टेंस बन जाएगा जी? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है सबको? तो कौन सी ऑप्शन बन गई बेटे? ऑप्शन 3 बन गई हमारे पास। क्लियर है जी? नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2। ओके, तो सेंटर ऑफ मास में यूजुअली 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, जिसमें सिंपल डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। दूसरा, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज होता है, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 2 थी। और तीसरा, कैविटी प्रॉब्लम, जिसमें से हम एक पोर्शन में से कुछ पर्टिकुलर पोर्शन रिमूव कर देते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम वही उसी पॉइंट पर है। क्या जी? सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 इज कट आउट ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस a एज शोन। तो a रेडियस की डिस्क में से a/2 रेडियस की एक डिस्क को कट कर दिया गया। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O विल बी, पॉइंट O के रिस्पेक्ट, पॉइंट O से रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये हमने बताया। तो मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास से इसको अप्रोच कीजिए, जिससे सबसे तेजी से आंसर इसमें निकाल पाते हैं। नेगेटिव मास का कंसेप्ट क्या है? हम जिस पोर्शन को रिमूव कर रहे हैं उस पोर्शन के मास को नेगेटिव अज्यूम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? आप सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं
ये एक पेरेंट बॉडी थी m1 मास की, उसमें से मैंने m2 मास की बॉडी रिमूव कर दी। तो रिमेनिंग मास कितना बचा? आप बोलोगे सर m1 माइनस m2, बिल्कुल बचा। अब यही चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि m1 से m2 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि m1 में मैंने माइनस m2 मास को ऐड कर दिया? मैथमेटिकली तो सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है ना। यही है हमारा कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, कि जो मास हमने रिमूव किया उसके मास को क्या अज्यूम कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग नेगेटिव। ठीक है जी। ऐसा सिमिलर कंसेप्ट हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ते टाइम भी अगर आप रिकॉल करो तो यूज करते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम वेक्टर एडिशन से ही पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं बी वेक्टर को ए वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, हम ऐसा बोलते हैं कि हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ढूंढ रहे हैं, वेक्टोरियल एडिशन ढूंढ रहे हैं, विच इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं m1 में से m2 को माइनस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ m1 में मैं माइनस m2 को ऐड कर रहा हूँ। तो इससे हुआ क्या, मेरी ये प्रॉब्लम भी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज वाली प्रॉब्लम ही बन गई, समझ रहे हैं? क्योंकि अब मैं कह रहा हूँ कि m1 और माइनस m2 को हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, m1 किसका मास है? पेरेंट बॉडी का। पेरेंट बॉडी कौन थी? पूरी डिस्क। पूरी डिस्क का मास कहाँ माना जा सकता है? बिल्कुल उसके सेंटर पे, पॉइंट ए पे। तो यहाँ कहीं हमारा m1 होना चाहिए बेटे। m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए फिर? m1 के कोऑर्डिनेट्स, ये अगर ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए बेटे a,0। आई होप सबको पता लग रहा होगा, सिंपली है ये तो, है ना। पेरीफेरी से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। अच्छा, m2 किसका मास है? m2 बोलूं कि माइनस m2 बोलूं? माइनस m2। माइनस m2 किसका मास है? रिमूव्ड बॉडी का। रिमूव्ड बॉडी भी क्या है? एक डिस्क है। उसका सारा मास मैं कहाँ मान सकता था? उसके सेंटर पर। क्या मैं उसको m2 लिखूं कि माइनस m2 लिखूं? उसको हम माइनस m2 लिखेंगे, अभी तो डिस्कस किया। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर बेटे? ये डिस्टेंस कितना था? e। ये कितना है? a/2। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बन गया? 3a/2, कॉमा 0। फिर से मुझे आप देखिए, फिर से दोनों के y कोऑर्डिनेट्स तो क्या हैं? 0 हैं। तो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब रही बात x कोऑर्डिनेट की, तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या एक्सप्रेशन यूज किया था हमने? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m2 के माइनस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस माइनस m2। कोई दिक्कत इस बात में? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, बस फर्क इस बात का पड़ गया कि यहाँ पर रिमूव्ड बॉडी के मास को हमने नेगेटिव अज्यूम कर लिया, ताकि मैं इसको कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है। अब मुझे मासेस की वैल्यू गिवन है क्या? नहीं गिवन है। लेकिन आप सोचो, सारा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको शायद एक फैक्टर पता हो, सरफेस मास डेंसिटी, विच इज मास पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि रिमूव्ड पोर्शन और पेरेंट बॉडी दोनों के सिग्मा सेम ही होने चाहिए, एक ही तो मटेरियल से बने हुए हैं दोनों, तो क्या मैं मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या मैं यहां पर मास की बजाय एरिया सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? कॉमन लेकर के सिग्मा तो कैंसल आउट हो ही जाएगा बेटे, है ना। अब A1 किसका एरिया है? m1 कौन था? पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी कौन थी? डिस्क। डिस्क का कितना एरिया होगा बेटे? पाई a स्क्वायर। उसका सेंटर ऑफ मास x1 क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? a। माइनस a2 किसका एरिया होना चाहिए? रिमेनिंग का कि रिमूव्ड का? रिमूव्ड का। रिमूव्ड का कितना? m2 हमने मास माना था, उसका एरिया कितना होगा? उसका रेडियस कितना है? a/2। तो कितना वैल्यू होना चाहिए? पाई a/2 का स्क्वायर। और उसका कोऑर्डिनेट कितना है बेटे? 3a/2। वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय फिर से एरिया 1 पाई a स्क्वायर माइनस एरिया 2 पाई a/2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से।
यहाँ पर पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है कि पाई ए स्क्वायर तो सब में से कॉमन लेकर के कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा ए माइनस, एक तो 3a/2 बचा और 2 का स्क्वायर 4, तो 3a/8 होल डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसल आउट हो चुका है, 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 5a/8, दिस विल बिकम 3/4, तो ये वैल्यू मेरे पास 5a/6 आ जानी चाहिए। 5a/6, 5a/6 कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है जी? 5a/6 हमें थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। कोई दिक्कत बेटी? क्लियर है नेगेटिव मास का कंसेप्ट सबको? नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? Two blocks having masses in the ratio 3:1 are hanging connected by a light inextensible string that passes over a smooth pulley। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन साथ साथ में लिखते जाएं। तो मेरे पास यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं और उनको एक लाइट पुली के ऊपर से हमने स्ट्रिंग की मदद से हैंग कर रखा है। तो एटवर्ड्स मशीन होगी, लॉज ऑफ मोशन तो सबका रिवाइज्ड होना चाहिए। मासेस की रेशो क्या है? 3:1। तो एक मास अगर m है तो दूसरा मास 3m होना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या किया जी? इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ब्लॉक्स का मास एक्सेलरेशन पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का? सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन या उसका वेलोसिटी या उसका पोजीशन वेक्टर, सबके फॉर्मूलाज आपको पता है, सिमिलर ही हैं। अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सप्रेशन होता है पॉइंट मासेस में? m1a1 प्लस m2a2 होल डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास। ठीक है जी। अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए बेटे दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन चाहिए होंगी, वो तो लॉज ऑफ मोशन में हम सीख ही चुके हैं। सिंपल काम है, क्या रहेगा? एफबीडी बनाऊं मैं, अगर 3mg नीचे पुल करना चाहता है, mg इधर से नीचे पुल करना चाहता है, स्ट्रिंग में कुछ टेंशन होगी, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेट करवाने वाला फोर्स इज 3mg, mg उसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है, डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास विच इज 4m, तो एक्सेलरेशन 2mg/4m, तो दैट वैल्यू बिकम्स g/2, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ऑब्वियसली डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। अब m1 कौन है? लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2। तो m1 का मास कितना है बेटे? 3m। एक्सेलरेशन कितनी है? किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हैं। लेट से मैं इस डायरेक्शन को क्या मान रहा हूँ? पॉजिटिव, नहीं तो आप आई कैप जे कैप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़रूरत नहीं है 1D की, तो प्रॉब्लम है, दोनों ब्लॉक्स वर्टिकली ही तो मूव करेंगे, है ना? तो पॉजिटिव नेगेटिव मान के भी काम चल जाएगा। तो इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, है ना, डोमिनेटिंग है, और इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी। तो इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को ही क्या माना गया है? पॉजिटिव। वैल्यू कितनी है? 5, तो दिस इज 3m इंटू 5 प्लस m2 इज m, और उसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है बेटे? अपवर्ड, तो दैट वैल्यू विल बी -5 होल डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास विल बी 4m, तो दिस बिकम्स 15m minus 5m, that means 10m divided by 4m, so this value becomes 10/4 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात में? थर्ड ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? In a system of two particles P and Q with masses 1 and 2 kg respectively, P has momentum 50 I cap. In their center of mass frame, center of mass frame का क्वेश्चन है जी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब कौन है? सेंटर ऑफ मास है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मुझे दे रखा है कितना? 50 I cap। ठीक है जी। अब इन दी सेम फ्रेम, सेंटर ऑफ मास की ही फ्रेम में मोमेंटम ऑफ क्यू
हमने बताना है। सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में क्यू का मोमेंटम क्या होगा, ये मुझे पूछा गया है। लीनियर मोमेंटम ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका वैल्यू मुझे पूछा गया है। अब अगर इसको मैं कन्वेंशनली सॉल्व करने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बेसिक्स याद हैं तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है। एक लाइन का क्या, पेन उठाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सीधा हम लोग टिक कर सकते हैं। कैसे, आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जीरो हमेशा। बिल्कुल, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की फ्रेम में हमेशा ही जीरो होता है। तो अगर जीरो होता है, 2 पॉइंट मास सिस्टम है, एक का मोमेंटम अगर 50 आई कैप है तो दूसरे का मोमेंटम कितना होना चाहिए, बताओ फटाफट से, -50 आई कैप। बिल्कुल, अरे तभी तो नेट रिजल्टेंट जीरो बनेगा, पक्का। एक्सप्रेशंस याद है आपको इसके, न्यूमेरिकल आ जाए कर लोगे, ये तो सीधा था। अगर वैल्यू पूछी होती, एक्सप्रेशंस याद हैं, क्या होता है बताओ फटाफट से। लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, जल्दी सोचो जल्दी, कितना, म्यू इंटू वी रिलेटिव। म्यू क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। रिड्यूस्ड मास कैसे ढूंढते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस। रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम की वैल्यू बताओ, पी वाई क्यू है ये, ठीक है। अगर अच्छा ये लिख लिया तो पिछली रेफरेंस से बताओ सोच के फटाफट से, लीनियर मोमेंटम ऑफ 2 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बताओ बताओ, अभी बताया मैंने। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो। तो जितना एक का है उससे ऑपोजिट, उससे उल्टा दूसरे का होना चाहिए। यहाँ V12 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, V21, याद है। तभी तो नेट रिजल्टेंट क्या बनता है, जीरो, नल वेक्टर। अच्छा ये बात तो ठीक है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो होता है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है क्या, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जीरो होती है कि नहीं होती, सोच के बताओ, सोच के बताओ, होती है नहीं होती है, नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज नॉट जीरो। कितनी होती है, ये आज का काम है, सोचो कितनी होती है। लीनियर मोमेंटम का पता लग गया तो काइनेटिक एनर्जी तो ढूंढ ही सकते हैं, करो प्रैक्टिस करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज एक्टेड ऑन बाय सेवरल फोर्सेस। तो कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है जी, विद अ नॉन जीरो रिजल्टेंट। ओके, रिजल्टेंट क्या है, नॉन जीरो, यानी नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज नॉन जीरो। तो देन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट इज पॉसिबल दैट, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या पॉसिबल है ये हमने बताना है ऑप्शंस को। देखो मैं अगर बिना ऑप्शंस को देखे सोचूं, मुझे क्या समझ में आ रही है बात, कि पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स जो है क्या वो जीरो है, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है, नहीं है। तो क्या सिस्टम की एक्सेलेरेशन जीरो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो क्या सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्सेस से एक्सेलरेट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या उसकी एक्सेलेरेशन जीरो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये बात मुझसे समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है क्वेश्चन को देख के। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगी क्या, नहीं होगी जी, एसीएम जीरो नहीं हो सकता, उसने खुद बताया है नॉन जीरो रिजल्टेंट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एसीएम नॉन जीरो है, सही बात है जी। थर्ड ऑप्शन देखते, थर्ड ऑप्शन फिर से गलत हो गया जी, एसीएम जीरो दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। अब मुझे सिर्फ कौन सी ऑप्शन चेक करनी है, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एसीएम तो नॉन जीरो है, वेलोसिटी को क्या बता रहा है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी जीरो हो जाती है क्या, क्या एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने से या एक्सेलरेशन जीरो होने से वेलोसिटी का कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्या, सोचो, नहीं किया जा सकता। एक्सेलरेशन तो सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी बताएगी ना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन चाहे जीरो हो
चाहे नॉन जीरो हो, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, नो कोरिलेशन। एक्सेलरेशन तो सिर्फ बताएगी ना कि वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, ये थोड़ा बताएगी कि जीरो है कि नहीं है। अब इसने पूछा क्या है पॉसिबिलिटी बतानी है हमें। तो क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कौन सा आंसर आएगा? सेकंड आंसर। क्या यहां पर आंसर ये हो सकता था? क्या एक ऑप्शन ये आ सकती थी कि सर एसीएम तो नॉन जीरो है, वीसीएम भी क्या होता? नॉन जीरो होता। क्या ये ऑप्शन करेक्ट होती? बिल्कुल करेक्ट होती। वीसीएम जीरो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन उसकी। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट कह रहा है जी टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट। दो पार्टिकल्स हैं और दोनों इनिशियली किसमें हैं? रेस्ट पे। मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। ओके, तो दो पार्टिकल्स हैं, दो पॉइंट मासेस हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अपनी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, if their speeds are v and 2v at any instant then the speed of center of mass of the system will be। फिर से ऐसा PYQ में भी क्वेश्चन आ रखे हैं, पहले बिल्कुल आ रखे हैं, रिकॉल करो। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। पार्टिकल्स इनिशियली किस में थे? रेस्ट में। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होना चाहिए? जीरो। दोनों दो पार्टिकल्स है, दोनों की वेलोसिटी जीरो, तो सेंटर ऑफ मास की भी क्या होगी? जीरो होगी। अब तो दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी कुछ देर बाद जीरो नहीं है ना, अब तो उनके पास वेलोसिटी है, तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव करने लग जाएगा? आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। पार्टिकल्स क्यों मूव कर रहे हैं? क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पे? नहीं लग रहा है, वो दोनों अपनी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं, सिस्टम में लगने वाले इकलौते फोर्सेस दे आर इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। और आपको ये याद होना चाहिए कि इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब सोचो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन है नहीं, ना वेलोसिटी थी ना वो चेंज हो सकती है, तो फाइनल वेलोसिटी जब मर्जी पूछ ले क्या ही आंसर आना चाहिए? जीरो ही आना चाहिए। ये सब डाटा बेकार दे रखा है, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। कौन सा आंसर आना चाहिए? सेकंड ऑप्शन। अरे क्लियर है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की सिर्फ किसकी वजह से हो सकती है? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट ओह रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात ध्यान में रखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशन मोशन में बच्चा बहुत हाथ पैर मारता है, बहुत टाइप के क्वेश्चंस करता है और बहुत इधर उधर कंफ्यूज भी होता है। लेकिन तुम अगर PYQ उठा के देखो, जितनी वेटेज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक की है, विच इज आई गेस द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, उतनी वेटेज किसी टॉपिक की नहीं है। इस साल का भी क्वेश्चन तुम्हें याद हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी उठा के देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें ज़्यादातर, है ना। अब इतने बड़े चैप्टर के एक टॉपिक से किसी टॉपिक की वेटेज इतनी ज़्यादा आ जाना, कुछ तो खास बात होगी, कुछ तो ध्यान में रखने वाली बात होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से रिवाइज करो, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया टिप्स पर होने चाहिए। क्या कह रहा है जी? सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट मासेस, द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा, दोनों काम करवा लिए इसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना पड़ेगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तो ही तो रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा। अब मुझे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, किसके अबाउट पता करना है? वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिस्टम का लिखूं, तो पहली बात तो बेटे आप सोचो, ये 2m तो वाई एक्सिस पर ही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास की डेफिनेशन तो आपको याद ही होगी, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर, है ना। या इसका डिस्टेंस तो जीरो ही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। अच्छा, 3m कितने डिस्टेंस पर है जी वाई एक्सिस से? a डिस्टेंस पर, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया? 3m इंटू ए का स्क्वायर प्लस
मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन एनसीईआरटी तो स्केलर ही लिखती है, स्केलर ही बोलो, चलो सिंपली प्लस कर सकते हैं। अब रही बात इस m की, इस m का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा। अब आप देखो तीनों साइड्स बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी a/2, तो दिस डिस्टेंस ऑल्सो मस्ट बी a/2। तो कितना डिस्टेंस, सॉरी कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा जी, मास इंटू a/2 का स्क्वायर। तो दिस वैल्यू विल बिकम ma²/4, 4 × 3 12, तो 13 ma²/4। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन क्या मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया? नहीं, मुझसे पूछा गया रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट कहता है कि मैं किसी भी सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उसका मास टाइम्स रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर लिख सकता हूं। मास किसका? पार्टिकल का कि सिस्टम का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? सिस्टम का। तो मास भी किसका आएगा? सिस्टम का। कितना मास है सिस्टम का? 3m + m, 4m + 2m, 6m इंटू k स्क्वायर। तो m से m विल गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से k का वैल्यू दिस 6 विल गेट डिवाइडेड और रूट ले लेंगे तो दिस बिकम्स √13/24 और a का स्क्वायर था तो उसका रूट कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। कोई दिक्कत इस बात में? तो √13/24 a हमारी फर्स्ट ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो पैराग्राफ खतरनाक सा लग रहा है यार, बहुत लंबा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, लिस्ट 1 क्या है? 4 चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये तो बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। यहाँ की लेंदी है भी कि नहीं? क्या कह रहा है जी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड मुझे बताना है। लेंथ कितनी है? L। मास कितना है? m। अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो ए ऑप्शन जो है वो कह रही है कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है, मास m है, एक्सिस परपेंडिकुलर रॉड के है और मिड पॉइंट से जा रही है। बेटे ये तो फिर बात लग रही है मुझे। कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? फटाफट से बताओ क्या होता है? mL² क्या? 3 के 12, 3 के 12, 12 होता है कि नहीं? कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है फिर इसके साथ? ए के साथ मैच कर गई जी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दो जगह भैया, 1 और 2 तो रूल आउट ही होगी फर्स्ट ऑप्शन से। वाह जी। चलो सेकंड बी देखते हैं। बी क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, फिर से रॉड है। ओके, लेंथ L है लेकिन मास 2m है। ओके, अब लेंथ इसकी L है लेकिन मास 2m है। एक्सिस कौन सी है? परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। ये एक्सिस होगी, एंड से पास कर रही है, एंड से पास कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए? mL²/3। ओ, गलती तो नहीं हो रही कोई? हो रही है। क्या क्या इसका मास m है? नहीं, इसका मास 2m है। कितना मास है? 2m। तो b किसके साथ मैच हो गया जी? 2mL²/3 फोर्थ ऑप्शन के साथ, b के साथ 4। लो जी, ये तो दोनों में ही है जी। अभी मुझे फिर से चेक करनी पड़ेगी। c और d रह गया, c और d रह गया। c और d से क्लियर हो जाएगा, मुझे d सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि c अगर 2 आ गया तो थर्ड आंसर है, c अगर 1 आ गया तो फोर्थ आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं c सॉल्व कर लेता हूं, है ना। c क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, फिर से रॉड। अब लेंथ 2l है, मास m है, और एक्सिस कहां से जा रही है? परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। रॉड के मिड पॉइंट से ही जा रही है एक्सिस फिर से, लेकिन अब उसका लेंथ 2l है, मास m ही। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा? m इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो कितना? 4/3। तो दिस विल बिकम mL²/3। राइट? कोई दिक्कत? तो mL²/3 कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है? सेकंड ऑप्शन में। तो सी का कौन सा बन गया? सेकंड। तो कौन सा आंसर आ गया मेरा? थर्ड। क्या डी सॉल्व करूंगा मैं पेपर में? बिल्कुल नहीं। क्या पेपर में मैं 3 ऑप्शन सॉल्व करूंगा? नहीं। मैच में टाइम बचाओ। मैच में देखो, तुम सोचो अगर मैं सिर्फ ए और सी सॉल्व करता, मेरा आंसर तब भी आ जाता। मेरा टाइम बचता कि नहीं बचता? बिल्कुल बचता। चलो अभी तो हमें पूरा सॉल्व करना है, तो डी भी सॉल्व करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, लेंथ 2l, मास 2m और एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स। तो डी की डायग्राम यहीं पर ही फटाफट से बना लेते हैं। तो एंड से एक्सिस जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होना चाहिए? मास भी 2m है, लेंथ भी
2L है होल डिवाइडेड बाय कितना, हमारे पास कौन सी एक्सिस है, एंड से जा रही, तो डिवाइडेड बाय 3, तो दिस बिकम्स 8ml² बाय 3। तो डी का कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से आप देखो, देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना लेंथी क्वेश्चन है। नीट ऐसा करता है, नीट के पेपर्स आप PYQs आपने किए हैं, आपको पता लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन, इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स, फालतू का डाटा, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बच्चा वहीं पर देख के घबरा जाता है ना। मैं ऐसा कहता हूँ सबसे आसान क्वेश्चन वो होता है जिसका सबसे ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, बिकॉज सारा डाटा, सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन दे रहा है, मुझे सबसे कम इन्फॉर्मेशन सॉल्व करनी है, समझ रहे हैं कि नहीं। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन वो होता है जो सबसे छोटा होता है ना, यूजुअली, सारे नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वही मिलेंगे जिनमें इन्फॉर्मेशन सबसे कम है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो फिर मैं ढूंढूंगा, क्वेश्चन ने तो मुझे बहुत ही कम में इन्फॉर्मेशन दी है, सारी इन्फॉर्मेशन तो मुझे ढूंढनी पड़ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ओके। ओह 2025 का क्वेश्चन आ गया, जीवा जीवा। 2025 में क्वेश्चन ठीक था, बहुत ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं था, है ना, कुछ नहीं करना। कैविटी वाली कवर हो रही है हमारा फिर से टॉपिक। क्या कह रहा है जी, स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r एज शोन इन द फिगर। तो एक 2r रेडियस का बड़ा स्फीयर है, उसमें से r रेडियस का स्फीयर कट कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, यानी जो कट कर दिया, टू दैट ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अबाउट y एक्सिस हमने बताना है। अब रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर ढूंढना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया, स्केलर क्वांटिटी, बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कैसे ढूंढ सकता हूं, टोटल पोर्शन में से रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली सबट्रैक्ट करके। टोटल पोर्शन क्या था, पूरा क्या था, स्फीयर था, स्फीयर के सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही है, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बताओ फटाफट से, 2/5 mr²। रेडियस r है कि 2r है, इसका टोटल का 2r है। किसका ढूंढना है, रिमूव्ड का। रिमूव्ड का मुझे वैसे भी ढूंढना है क्योंकि रेशियो तो उसी के साथ बतानी है ना। रिमूव्ड का कैसे ढूंढूंगा मैं, आप सोचो, अगर मैं रिमूव्ड को अलग से बनाऊं बेटे, ये मेरा रिमूव्ड स्फीयर हो गया है ना, ऑफ रेडियस r, तो एक्सिस इसके यहां से जा रही है, दिस इज दी y एक्सिस ना, डायग्राम देखो, ये जा रही है ना y एक्सिस, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। क्या इसके अबाउट मुझे फार्मूला पता है, नहीं पता। मुझे किसके अबाउट फार्मूला पता है, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है। लेकिन मुझे क्या सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए y एक्सिस के अबाउट। तो क्या कर सकते हैं, दोनों एक्सिस आपस में क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं कि नहीं दिख रही। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है कि नहीं होती है, लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। क्या रिक्वायरमेंट होती है, दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों में से एक एक्सिस कहाँ से पास करनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। क्या कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो दिस इज माई आई रिमूव्ड ना, ये रिमूव्ड बॉडी तो है। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ICM प्लस md², यही एक्सप्रेशन होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM कितना होगा, 2/5 mr²। क्या इसका मास भी m होगा, m मैंने किसका मास माना है, पूरे का मास m है, तो इसका मास कितना होगा, पूरे का रेडियस कितना था 2r, इसका रेडियस कितना है r, रेडियस हाफ है कि नहीं, मास वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं। वॉल्यूम कितनी होती, 4/3 पाई r³। रेडियस क्या कर दिया गया, हाफ हो गया। रेडियस अगर हाफ हो गया तो वॉल्यूम 1/8 होगी कि नहीं, वॉल्यूम 1/8 होगी तो मास भी 1/8 होना चाहिए। तो इसका मास कितना है m/8 और इसका रेडियस कितना है r, प्लस फिर से इसका मास इनटू कितना डिस्टेंस है दोनों एक्सिस में, r का स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम मेरे ख्याल से 40 आ जाएगा, mr² कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 + 5
7, राइट, 7/40 mr², वो वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ ताकि मैं आई रिमेनिंग ढूंढ सकूँ। फिर से इन दोनों का भी 40 एलसीएम आ जाएगा, mr² मैं बाहर लिख लेता हूँ बेटे। कितनी वैल्यू आ जाएगी जी, दिस बिकम्स 8 × 5, 8 × 8 सॉरी 64 -7 which becomes 57/40 mr²। अब मुझसे पूछा क्या गया था, मुझसे पूछा गया था आई रिमूव्ड डिवाइडेड बाय आई रिमेनिंग। तो आई रिमूव्ड आई रिमेनिंग में अगर करूंगा तो आप देखिए mr² से mr² कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, तो दिस शुड बी 7/57 होना चाहिए। कौन सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन। अगली बार भी हम एक्सपेक्ट करें कि ना करें, बिल्कुल करें। अच्छा, रोटेशन में से 3 या 4 क्वेश्चन की एवरेज रहती है नीट में, हर बार डिफिकल्ट आता है क्या, नहीं, 2025 ही तो एक्सेप्शन थी। चलो खैर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, ओह टॉर्क आ गया जी। फोर्स 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप एक्ट कर रहा है ऑन अ पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस वैल्यू, देन टॉर्क अबाउट द ओरिजिन विल बी। ऐसे क्वेश्चन भी PYQ में आपको बड़ी बार देखने को मिल जाएंगे। अब टॉर्क आप कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से। फर्स्ट रो आई कैप जी कैप के कैप, सेकंड में कौन से एलिमेंट आएंगे, किसके, फर्स्ट वेक्टर के। फर्स्ट वेक्टर कौन है, आर, आर के कौन से कंपोनेंट्स हैं, 2, 1 एंड 2। थर्ड में किसके आएंगे, फोर्स के, सेकंड वेक्टर के, वो कौन से हैं, 3, 4 और -2। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, आता होगा सबको, नहीं आता तो मैं बताता हूँ फिर से। देखिए आई कैप लिखेंगे, रो और कॉलम छोड़ देंगे, आई कैप का रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 एंटिटीज बच जाएंगी, 1 × -2 -4 × 2। क्लियर है, रो और कॉलम छोड़ दिया, 1 × -2 -4 × 2। नेक्स्ट -j कैप, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेक्स्ट पॉजिटिव। तो जे कैप का भी रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 बच जाएंगे। सेम तरीके से क्रिस क्रॉस, 2 × -2 -4 -3 × 2 6। तो नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस के माइनस, प्लस के कैप, रो और कॉलम छोड़ देंगे के कैप का भी, 2 × 4 -3 × 1, कितनी वैल्यू बच गई जी, -2 -8 -10 आई कैप, -4 -6 -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 जे कैप और +5 के कैप। कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, न्यूटन मीटर ऐसा यूनिट, कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, -10 आई कैप +10 जे कैप +5 के कैप, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ही ना, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है सबको, बेसिक्स टॉर्क बड़ी बार PYQ आया है, नंबर 4 ही मिलते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी 4 ही मिल रहे थे, इसमें भी 4 मिल रहे हैं, और टाइम क्या सेम लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या कह रहे हैं जी, अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is rotating about a vertical axis at n rotations per second। तो एक व्हील है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ऑब्वियसली हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है n rotations per second। if the axis of the wheel is slowly made horizontal in t seconds without changing the angular velocity। तो इस व्हील की जो एक्सिस है वो घुमा करके हॉरिजॉन्टल कर दी गई है बेटे, विदाउट चेंजिंग द एंगुलर वेलोसिटी। पहले ओमेगा थी तो अभी भी ओमेगा, ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो गई, t सेकंड्स में ऐसा हो गया। और क्या पूछ रहा है, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। तो एक प्रोसेस का टॉर्क पूछा गया, एवरेज टॉर्क हमसे पूछा जा रहा है। तो एवरेज टॉर्क बेटे कैसे डिफाइन करते हैं आप, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है,
फ्रीक्वेंसी पता है तो ओमेगा भी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। नोटेशन सिंपल बनाने के लिए इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस मान सकते हो। इनिशियल सीधा एंगुलर मोमेंटम ही लिखते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। ओमेगा कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज एन। कितनी फ्रीक्वेंसी है, एन। और सेंस ऑफ रोटेशन जो मैंने लिए उस हिसाब से जे के, कोई दिक्कत। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई ही है, एंगुलर स्पीड 2 पाई एन ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अब आई कैप में हो चुकी है। क्लियर है। दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। कितनी वैल्यू आएगी, 2 पाई एन आई कैप इज द फाइनल माइनस 2 पाई एन इंटू आई जे कैप, और डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, टी। तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। आई कैप जी कैप तो मैंने अज्यूम किए हैं, तो एलिमिनेट भी मुझे ही करने पड़ेंगे। तो मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं, दोनों कंपोनेंट इक्वल हैं, तो ये आपको पता ही होगा। सिंपली मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स हो जाएगा ऑफ दिस वैल्यू की, नहीं, 2√2 पाई एन आई बाई टी। कौन सी ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है जी सबको, कोई दिक्कत इस बात में। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, particle of mass m is moving along a trajectory given by, करना नहीं, बेसिक्स पे स्टिक होना है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 निकालना है। मेरा सर बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है, पता ही नहीं क्या लग जाएगा इसमें। हमें तो टॉर्क r क्रॉस f ही पता है ना, नहीं तो r परपेंडिकुलर इंटू एफ, नहीं तो r इंटू एफ परपेंडिकुलर, यही सब तो पता है। तो यही सब तो लगना है, और क्या लगना है, नया थोड़ा कुछ हो जाएगा। टॉर्क पूछा है तो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन है वही यूज़ करेंगे, r क्रॉस एफ करेंगे, r क्रॉस एफ ही करेंगे बिल्कुल। कैसे करेंगे, r ढूंढते हैं, f ढूंढते हैं। कब टॉर्क पूछा है, t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पर x कितना आएगा, 0 पुट करूं, x नॉट रह गया ये तो, प्लस cos 0 बन जाएगा। cos 0 कितना होता है, 1, तो क्या बचा a। y कोऑर्डिनेट क्या होगा t इक्वल टू 0 पर, इसका y नॉट आएगा, प्लस साइन 0 बनेगा। साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये तो टर्म 0 होगी, तो y नॉट ही रह गया, रह गया कि नहीं, बिल्कुल। तो पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा इसका, x कंपोनेंट इंटू वाई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप। आ गया। अब क्या चाहिए, f चाहिए। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, पोजीशन वेक्टर दे रखी है कि नहीं दे रखा। डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, एक और बार करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगी। तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलेरेशन नहीं लिख सकते क्या, ये कोई नया काम है। चलो करते हैं। x को डिफरेंशिएट करके पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन ढूंढता हूं मैं, ठीक है। x कितना गिवन है, x नॉट प्लस a cos ओमेगा 1t, है ना। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस आएगी, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके। x नॉट तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या है, 0। a कांस्टेंट है एज इट इज, cos ओमेगा 1t, चेन रूल। प्राइमरी फंक्शन कौन है, cos, सेकेंडरी कौन है, ओमेगा 1t, चेन रूल। रिकॉल कर लो, चेन रूल के ऊपर क्वेश्चंस थे इस बार नीट में। चेन रूल की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है भाई साहब, अब भागने से काम नहीं चलेगा, रिवाइज कर लो उसको अच्छे से। क्या आएगा जी, कॉस का प्राइमरी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा 1 इंटू टी इंटू सेकेंडरी का डिफरेंशिएशन ओमेगा 1t का डिफरेंशिएशन ओमेगा 1, यानी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ गया मेरे पास, माइनस ए ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1 इंटू टी। हालांकि खैर ये डिफरेंशिएशन तुम्हें देखी हुई लगनी चाहिए। बताओ कहाँ देखते हो ऐसे डिफरेंशिएशन, कहाँ यूज करते हो। एसएचएम पूरा चैप्टर ही तो भरा पड़ा है इन्हीं एक्सप्रेशन से, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यही तो सब कुछ, यही तो अलजेब्रा ऑफ एसएचएम है ना। चलो अब वेलोसिटी आ गई, तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलेरेशन आएगी, ठीक है। माइनस ए ओमेगा 1 कॉन्स्टेंट एज इट इज, फिर से चेन रूल, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा 1t into differentiation of omega 1t which is omega 1. So this becomes minus a omega 1 square cos omega 1 into
t, दिस इज एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। अब मुझे जो चाहिए ना पहले ही पुट कर देता हूँ, मुझे चाहिए t0 पे, तो मैं t0 पुट ही कर देता हूँ यार, बात खत्म करो, क्यों लेंथी कर रहे हैं इसको। cos 0 बन जाए, cos 0 कितना होता है 1, तो दिस बिकम्स माइनस a ओमेगा 1 का स्क्वायर। क्लियर? एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस आ गई। अब क्या चाहिए, x एक्सिस में भाग रहा है क्या, कि y एक्सिस में भी भाग रहा है, भाग रहा है ना, तो y एक्सिस की भी तो एक्सेलरेशन चाहिए जी। y एक्सिस की एक्सेलरेशन कितनी आएगी, y कितना गिवन है, y नॉट प्लस b साइन ओमेगा 2t। फिर से सेम स्टेप्स, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ फटाफट से, है ना। y नॉट कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, b कांस्टेंट एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन विल बी cos ओमेगा 2t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंडरी ओमेगा 2, तो vy बिकम्स b ओमेगा 2 cos ओमेगा 2t। दिस इज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, b ओमेगा 2 एज इट इज कांस्टेंट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा 2t इंटू ओमेगा 2t का डिफरेंशिएशन ओमेगा 2, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस बिकम्स माइनस b ओमेगा 2 का स्क्वायर साइन ओमेगा 2 इंटू t। मुझे एक्सेलरेशन कब चाहिए, t इक्वल्स टू 0 पर चाहिए, तो t 0 पुट करूंगा, साइन 0 विल बिकम 0, तो ये भी क्या बन गई, 0 बन गई। कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इतनी है, अलोंग y एक्सिस t0 पर कितनी है, 0 है। आ गई एक्सेलरेशन। ये सब इसमें बताओ, कोई भी अभी नया स्टेप लगाया, कोई ऐसा काम हुआ हो जो हमने पिछले चैप्टर्स में कवर ना किया हो, है ना, सब कवर्ड है, क्लियर है सबको। आर भी आ गया, मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ले जाएं इसको, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसको जी। चलो, मेरा आर वेक्टर कितना आया है, एक्स नॉट प्लस ए आई कैप, यहाँ लिख देता हूँ ना फिर से, प्लस वाई नॉट जी कैप है ना मेरे ख्याल से, बिल्कुल। और मेरी एक्सेलरेशन आई माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर, एक्सेलरेशन आई माइनस ए ओमेगा 1 स्क्वायर, किसमें, एक्स एक्सिस में, आई कैप में, इनटू मास कर दूंगा तो फोर्स आ गया। आ गया जी फोर्स, आ गया जी पोजीशन वेक्टर। लगाओ अब जो फॉर्मूला तुम्हें पता है, आर क्रॉस एफ, लगाते हैं जी। चलो, डिटर्मिनेंट बनाना है, डिटर्मिनेंट बना लो, नहीं तो क्लॉकवाइज वाला भी रूल वो भी रिवाइज कर लेते हैं। चलो, है ना, ये याद है, व्हील आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो सबके आगे नेगेटिव का साइन, है ना। आर क्रॉस एफ करते हैं। चलो, आई क्रॉस आई 0, ये भी पता होना चाहिए, आई क्रॉस आई नल वेक्टर, जे क्रॉस जे नल वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो आई क्रॉस आई तो 0 हो गया जी। जे क्रॉस, सॉरी नेक्स्ट जे क्रॉस आई करना है मुझे, पहले मैं सीधा फंक्शन लिख लेता हूं, माइनस एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू वाई नॉट, ये तो मल्टीप्लाई हो गए। जे क्रॉस आई क्या आएगा, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई कितना आएगा, माइनस के कैप। तो मेरा आंसर क्या बन जाना चाहिए, एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट इंटू के कैप, एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट इंटू के कैप। कौन सी ऑप्शन है, एम ए ओमेगा 1 स्क्वायर वाई नॉट के कैप, फोर्थ ऑप्शन। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, देखने में। नीट की ये भी एक साइकोलॉजी मैं बताता हूँ, नीट की ये भी एक साइकोलॉजी है, बच्चे को डराओ, पहले डरा हुआ वो, डरे हुए को और डराओ। डरना नहीं है, बेसिक्स के ऊपर भरोसा रखो अपने, क्वेश्चन करो, ठीक है, अटेम्प्ट करो, करोगे बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा। क्वेश्चन दिया है तो होने के लिए ही दिया है, ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट देखते हैं जी। ओके, a rod of mass m and length l is hung from a massless string as shown। एक रॉड है जी, l लेंथ की, m मास की, और स्ट्रिंग से हंग कर रखी है ऐसे कुछ। ओके, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, बता दिया, अच्छी बात है जी। केप्ट स्टेशनरी ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिख रहा है जी हमें भी। तो रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस कौन सा फोर्स लगाएगा रॉड पे, फ्रिक्शन है क्या, नहीं है, तो क्या लगाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन। उसकी रेशियो बतानी है मुझे। मैं रॉड का एफबीडी बनाऊंगा, अगर यहां से टेंशन लग रही होगी,
रिंग में रॉड का सारा मास में उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान सकता हूँ। छोटा ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहे होंगे, है ना। अर्थ के रेफरेंस में वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, आपको याद होना चाहिए। फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट है तो ग्रेविटी यूनिफॉर्म है तो कोइंसाइड कर रहे हैं ना, मिड पॉइंट पर वेट लग रहा होगा और एक इसके ऊपर यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। ये 3 फोर्सेस। और कोई लग रहा होगा? फ्रिक्शन है क्या? नहीं है। कितने फोर्सेस? 3 फोर्स। अब मुझे क्या बताना है? रेशो बतानी है टी और एन की। रॉड रखी हुई है, बॉडी है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो करने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं? एन प्लस टी इक्वल्स टू एम जी। कोई दिक्कत नहीं। क्या इससे मेरा आंसर आ रहा है? नहीं। मुझे तो रेशो चाहिए। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं पहले एन ढूंढूं, फिर मैं टी ढूंढूं, फिर मैं उनको डिवाइड करूं और मेरा आंसर आए। नहीं तो अगर तुम ध्यान से सोचो, नेट टॉर्क इसके ऊपर जीरो है, क्या सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट या हर पॉइंट के अबाउट? सोचो। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी रिकॉल करो। बॉडी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है। क्या ओनली अबाउट सेंटर ऑफ मास के ईच एंड एवरी पॉइंट? ईच एंड एवरी पॉइंट, चाहे वो बॉडी पर लाई करे, चाहे उसके अंदर लाई करे, चाहे उसके बाहर कहीं लाई करे, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो मैं टॉर्क किसी भी अबाउट जीरो ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अगर मैं टॉर्क ही अबाउट सेंटर ऑफ मास ले लूं तो mg का टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा। बचेगा टॉर्क सिर्फ किसका? टेंशन का और नॉर्मल रिएक्शन का। उन्हीं की तो रेशो निकालनी है मुझे, तो मेरा आंसर फटाफट से नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो कर रहा हूं जी। दिस इज लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेंशन। ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेटे, है ना? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2। ये एंगल कितना है मैंने? थीटा। तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप समझ रहे हैं? mg को थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखते हैं यार इधर को। mg थोड़ा सा यार इधर आ जा। हाइपोटेन्यूज L/2 है तो बेस कितना होगा? L/2 cos थीटा। तो टेंशन का टॉर्क कितना होगा? अच्छा, किस डायरेक्शन में होगा टेंशन का टॉर्क? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? इस पॉइंट के अबाउट टेंशन कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कितना टॉर्क है? T इंटू L/2 cos थीटा। अच्छा, इसके टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा? एक ही तो फोर्स बचा, नॉर्मल। कौन बचा? एन ही तो बचा। तो नॉर्मल इसके टॉर्क को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। नॉर्मल का दिस इज लाइन ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ से दिस इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा। दिस इज ऑल्सो L/2। तो बेस यहाँ पर फिर से कितना बन जाएगा? L/2 cos थीटा। तो इसका टॉर्क कितना बनेगा? n इंटू L/2 cos थीटा। और ये दोनों बैलेंस होने चाहिए, तो कट ही गए भाई साहब। क्या रेशो आ गई? 1:1 है क्या ऑप्शन? बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होएगी? हम बेसिक्स से सॉल्व कर रहे हैं तो क्यों आंसर गलत आएगा? है ना? ठीक है जी, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? एल शेप ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर। ओके, तो एक एल शेप्ड ऑब्जेक्ट हैंग कर रखा है जी। ठीक है जी। ए बी इक्वल टू बी सी है, दीज लेंथ्स आर इक्वल। लेट्स से एंगल मेड बाय ए बी विद द डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा। तो हमने tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर से इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, फिर से इक्विलिब्रियम का। डर जाएंगे बेसिक्स के ऊपर जाएं? बेसिक्स के ऊपर जाते हैं क्यों नहीं आंसर आएगा? है ना? अच्छा, पहली बात तो फिर से मुझे वही समझ में आ रही है कि रॉड इक्विलिब्रियम में है या कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जी, FBD बनाता हूँ मैं इसकी, है ना? FBD बना के देखते हैं। यहाँ टेंशन लगनी चाहिए, इस रॉड का सारा वेट यहाँ लगना चाहिए mg। बड़ी FBD बना लेते हैं ना, मेरे को लगता है नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। तो बड़ी FBD बनाता हूँ।
रॉड का वेट यहाँ लग रहा होगा कितना, mg, है ना, मिड पॉइंट पे। ये L/2 होगा, ये भी L/2 होगा। इसका वेट भी कहाँ लगना चाहिए, नीचे लगना चाहिए, लगना चाहिए, डाउनवर्ड तो लगेगा। ये सिस्टम किस तरह से रखा हुआ होना चाहिए वो भी देखना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि नेट टॉर्क भी तो जीरो करना। अगर मैं सोचूं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, क्योंकि टेंशन अननोन है, मैं क्यों और वेरिएबल बढ़ाऊं, पहले मैं टेंशन इंट्रोड्यूस करूं, फिर मैं उसको ढूंढूं, फिर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, मैं क्यों अपनी इतनी मेहनत करूं, मैं क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करूं, है ना। टेंशन के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूं, टेंशन का टॉर्क जीरो, बात खत्म, टेंशन रूल आउट होगी जी। चलो जी आगे देखेंगे, है ना। मास तो इक्वल ही है, वो तो कहीं ना कहीं कट ही जाएगा, है ना, प्रॉबिलिटी हाई है उस बात की। ठीक है जी, मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ जी, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क जीरो करता हूँ। ओ के अबाउट मुझे ये दिख रहा है कि पॉइंट ओ के अबाउट इस mg का जो टॉर्क है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। टेंशन का टॉर्क जीरो है, इस mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो mg इस रॉड का होना चाहिए उसका टॉर्क क्लॉकवाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। क्लॉकवाइज होगा तो ही तो नेट टॉर्क जीरो बनेगा बेटे, तभी तो बैलेंस होगा वो। तो मुझे बताओ, ये मेरी डॉटेड लाइन चल रही है, क्या इस रॉड का mg यहां लग सकता है, यहां मिड पॉइंट होना चाहिए क्या इसका, सोचो। अगर यहां mg लगेगा तो इसका टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्या मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, क्या मेरी सिचुएशन बैलेंस होगी एंटी क्लॉकवाइज से, नहीं होगी। मुझे कौन सा टॉर्क चाहिए, क्लॉकवाइज। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब ये रॉड, थोड़ा डायग्राम में जानबूझ के नीचे वाली रॉड बड़ी बना रहा हूँ, है ना, वैसे तो उनकी लेंथ बराबर दे ही रखिए ताकि समझ में आ सके बात, ठीक है। तो ये इसका mg यहाँ कहीं होना चाहिए जी, ताकि इस पॉइंट के अबाउट ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस कर सके, क्लॉकवाइज। अब मुझे दोनों के टॉर्क को बराबर बैलेंस भी करना है। इस mg का ये लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ओ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज L/2, ये एंगल थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो दिस बिकम्स L/2 साइन थीटा, है ना। इसका टॉर्क mg का mg इंटू L/2 साइन थीटा होना चाहिए। अब रही बात इस mg का टॉर्क, फोर्स तो mg ही है, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन चल रहा है ये, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ओ से होगा ये वाला डिस्टेंस, ये कैसे ढूंढूं, यही तो सारे क्वेश्चन में, इसी बात पे तो सारा क्वेश्चन टिका हुआ है, डिस्टेंस ढूंढना है ना, कैसे ढूंढूं डिस्टेंस। एक बात मुझे ये समझ में आ रही है कि ये जो लेंथ है यहाँ तक, क्योंकि ये मिड पॉइंट होना चाहिए, दिस लेंथ शुड बी L/2, ये मुझे पता लग रहा है, ये रॉड का लेंथ शुड बी L/2 होना चाहिए पक्का। ये डिस्टेंस ढूंढना है ना मुझे। अच्छा तुम देखो, डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं क्या हम, ये डिस्टेंस पता किया जा सकता है क्या, अगर एंगल पता लग जाए, ये हाइपोटेन्यूज तो पता ही है कि L/2 है, एंगल पता लग जाए तो ये पता लग जाएगा कि नहीं कितना वैल्यू है ना। एंगल पता करके देखते हैं, है ना, थोड़ी इलेबोरेट करके देखते हैं डायग्राम को। ये एंगल कितना है जी, थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल बिकम्स थीटा, तो दिस एंगल ऑल्सो बिकम्स थीटा, तो ये बेस होना चाहिए, तो दिस शुड बी L/2 कॉस थीटा। समझ रहे हैं बात को, ये थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा ये भी थीटा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, L/2 कॉस थीटा। क्या मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, नहीं, अच्छा मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये छोटा सा, है ना। ये डिस्टेंस ढूंढ लूँ तो दोनों को माइनस करके ये डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ये डिस्टेंस कैसे ढूंढूं, ये क्या था, थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज L है तो परपेंडिकुलर शुड बी L साइन थीटा होना चाहिए कि नहीं। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटे मेरे पास, ये डिस्टेंस, दिस शुड बी L/2 कॉस थीटा माइनस L साइन थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, लेकिन यूज तो बेसिक ही हो रही है ना बेटे,
बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अब डिस्टेंस ढूंढूंगा नहीं तो टॉर्क कैसे बैलेंस करूंगा? यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ, क्या आएगी? L/2 cos थीटा माइनस L साइन थीटा। कोई डाउट इस बात में? बस जी, अब क्या रह गया? mg से mg विल गेट कैंसल्ड आउट, है ना? L कॉमन लेके कट जाएगा, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दिस बिकम साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 3 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3। अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे। इसमें फंसना है बच्चों ने, ये है कुछ भी नहीं, लेकिन डर 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 है ना चैप्टर का। बेसिक्स के ऊपर रिलाई करोगे, कभी भी चैप्टर में आप लैग नहीं करोगे। बेसिक्स के ऊपर स्टिक करना है। अच्छे से देखो सोल्यूशन को, खुद करके देखना क्वेश्चन को, ठीक है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते हैं। A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall। इस बार का क्वेश्चन लग रहा है बिल्कुल इस बार का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत एग्जाम्स में घिस चुका है क्वेश्चन। डाटा ज़रूर अलग अलग आएगा, ऑब्वियसली डाटा क्यों सेम डालेंगे, डाटा भी सेम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं था ये, है ना? पेपर का डर ने काम खराब किया है पिछली बार बच्चों। डरना नहीं है, बेसिक्स। Uniform rod of mass 20 kg, length 5 meter, leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it। ठीक है जी, तो एक वर्टिकल वॉल के साथ एक रॉड किसके साथ एंगल बना रही है? 60 डिग्री विद इट, वॉल के साथ, दिस एंगल इज 60 डिग्री। The other end rest on a rough horizontal floors, obviously हवा में थोड़ा झूलती रहेगी, है ना? The frictional force that the floor exerts on the rod is। वैसे बेसिक्स पे चलते हैं, एफबीडी बनाते हैं। एक तो इसका वेट लग रहा होगा कहाँ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, वही सेंटर ऑफ मास भी होगा इसका, है ना? वॉल क्या है? स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सिर्फ क्या लगेगा? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्लोर क्या है? रफ, नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा। रॉड आप सोचो, ये रॉड है ना, ऐसे स्लिप करना चाहेगी कि नहीं? ये एंड पीछे की तरफ जाना चाह रहा है कि नहीं? तो इसको पीछे स्लिप करने से कौन बचा रहा है? फ्रिक्शन। और स्लिप नहीं कर रही है तो कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक। कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? अब मुझे इसी फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई। फिर से बॉडी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। पहली बात तो मुझे समझ में आ रही है, वर्टिकली आप N2 है, नीचे mg है, तो N2 मस्ट बी इक्वल टू mg। इस क्वेश्चन में ना, जहाँ तक मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, बड़े सारे बच्चों ने फ्रिक्शन को म्यू mg क्लिक कर दिया होगा। ये सोचा ही नहीं कि फ्रिक्शन लिमिटिंग थोड़ा लगनी है हमेशा। उन्होंने कहा जी फटाफट से जी N2 का वैल्यू mg के बराबर आ गया है, फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू इंटू N2, लगाया जी, बात खत्म। म्यू के माने क्या? नहीं के माने, लो फंस गए यहाँ पे, म्यू ही नहीं पता है जी। चलो फ्रिक्शन देखते हैं, म्यू दे देता और फंसता बच्चा, गलत होता, श्योर शॉर्ट है। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करते कि फ्रिक्शन म्यू इंटू mg है ना? चलो खैर। दूसरा, हॉरिजॉन्टल में राइट में फ्रिक्शन है, लेफ्ट में N1 है, फ्रिक्शन N1 के बराबर है। ना तो N1 पता है ना तो फ्रिक्शन पता है, फ्रिक्शन ही तो पूछी है। अब क्या करें? ये तो नेट फोर्स जीरो करके मेरे पास बात आ रही है, नेट टॉर्क भी तो जीरो होना चाहिए। अब यहां पर नेट टॉर्क में किसके अबाउट जीरो करूं? किससे मेरा काम आसान होगा? किससे बात आसान से बनेगी? किससे कैलकुलेशन इजी होगी? जिस पॉइंट के अबाउट मेजॉरिटी टॉर्क जीरो हो जाएगा, उससे मेरी बात आसान होनी चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेने का फायदा है कि नहीं है? रफ मास के अबाउट नहीं लेना होता, अभी तो बताया बेटे।
जिस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है उसके ऊपर टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो सेम ही आएगा, और ये इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जीरो। तो इसके अबाउट भी जीरो होगा। सर इससे तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, मुझे तो फ्रिक्शन ही चाहिए थी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फ्रिक्शन N1 के बराबर भी तो है, N1 का थोड़े जीरो होगा, N1 आ गया तो फ्रिक्शन भी आ गई। चलो जी फटाफट से करते हैं। N2 और फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो गया, mg का O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा कि नहीं, ये कितनी लेंथ होगी L/2, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए L/2 cos 30। कोई दिक्कत नहीं। कितना टॉर्क हो गया mg का, फिर mg इंटू L/2 cos 30। mg का टॉर्क किस सेंस में है, क्लॉकवाइज, तो N1 का टॉर्क किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो बैलेंस होकर नेट टॉर्क जीरो बन रहा है। N1 का टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा जी, ये एंगल 30 60, ये एंगल 30, ये लेंथ L, उसके सामने ये साइड L साइन 30 परपेंडिकुलर, L से L विल गेट कैंसल्ड आउट, बाकी वैल्यू पुट कर देते हैं। N1 का वैल्यू कितना आ गया जी, mg/2 cot 30, mg/2 cot 30 कितना है जी, हमारे से 20 kg इंटू जी 200/2 cot 30 √3 कितना 100 √3 न्यूटन। और सॉल्व करवाएगा क्या, नहीं करवा रहा, सेकंड ऑप्शन। चलो और भी कितना ही रह गया सॉल्व करने का, 173 आ गया जी आंसर, है ना, क्लियर है जी सबको, है ना। लेकिन पुराना क्वेश्चन। नेक्स्ट, horizontal force F is applied normally on one of the faces of a cube of mass m and side A at a height point A above the base। ओके, एक फोर्स लगाया हुआ डायग्राम में, टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हो, पॉइंट A हाइट पर एक फोर्स लगाया हुआ। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टॉपल। इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी का एक और सब टॉपिक, टॉपलिंग। टॉपलिंग का जिस दिन नीट में क्वेश्चन आया ना, आना क्वेश्चन रद्दी है, ये नीट के पुराना पैटर्न है। जब कभी भी क्वेश्चन पूछता है ना नए टॉपिक से, नया इंट्रोड्यूस करता है, महारद्दी सवाल पूछता है। तुम एग्जांपल लो वर्नियर कैलिपर, 2018 में पहली बार क्वेश्चन आया था वर्नियर कैलिपर का, रीडिंग भी खुद दे दी, एरर भी खुद दे दिया, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इनको प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं। बच्चे को यही नहीं आता था, क्यों, पढ़ के नहीं गए हम, और तब से हर साल सवाल आ रहा है। 23 में मेरे ख्याल से, या 24 में एक्सरेस का क्वेश्चन आया था पहली बार, महारद्दी सवाल, मिनिमम वेवलेंथ पूछी एक्सरेस की, किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होती है, महारद्दी। एक बार थोड़ा सा नींदों में भी टॉपिक सुन लिया होता ना तो भी याद रहता, नहीं करके आए, याद नहीं किया, पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, कान बंद कर लिए। टॉपलिंग भी ऐसा ही टॉपिक है, जिस दिन सवाल आएगा ना, महारथी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो तुमने पहला ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा ना वैसा सवाल आ जाएगा। छोड़ो मत बेटे, छोड़ो मत, करो, देखते हैं। चलो, टॉपल करना है, अज्यूम क्या करके चलना है, अज्यूमिंग दैट द क्यूब डज नॉट स्लाइड। क्यूब स्लाइड नहीं कर रही है कह रहा है, ठीक है, स्लाइड नहीं कर रही है। अगर मैं अबाउट टू टॉपल का एफबीडी बनाऊं, क्यूब अबाउट टू टॉपल, टॉपलिंग के कंसेप्ट में अगर आप रिकॉल करो तो जो बॉडी है ना, सॉरी जो नॉर्मल है ना, वो शिफ्ट हो करके बिल्कुल एज पे पहुंच जाता है। दिस इज द ओनली, इस फ्रेम में देखें, दिस इज द ओनली पॉइंट जिसके साथ कांटेक्ट में, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे है ना, तो यही एज कांटेक्ट में रह जाएगा, बिकॉज इट इज नाउ अबाउट टू टॉपल, ये बस जस्ट घूमने ही वाली है ना, तब की एफबीडी बना रहे। अगर यहीं पर है तो फ्रिक्शन भी तो इसी पॉइंट पर लग रहा होगा, वेट कहाँ लग रहा होगा, मास पे, इसमें क्या सोचना, फोर्स कहाँ लग रहा है, ए है 0.8 हाइट पे, है ना, 4a/5 लिख दूँ, अरे जिंदगी थोड़ी सी आसान बनाओ, 4a/5 लिखते, ठीक है।
अब सोचो, इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल करना चाहता है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क सोचो, इसी पॉइंट पर नॉर्मल और फ्रिक्शन लग रहे हैं, तो उनका टॉर्क तो क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं। बचे कौन, कैपिटल एफ और एम जी। तुम सोचो, इस पॉइंट के अबाउट कैपिटल एफ क्या करवाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, टॉपल करवाना नहीं चाह रहा, क्या करवाना चाह रहा है, टॉपल। एम जी क्या करवाना चाह रहा है, टॉपल करवाना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है, बचाना चाह रहा है। मुझे क्या चाहिए, ये टॉपल करे, तो टॉपल ये कब करेगा, और टॉपलिंग क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जितना टॉर्क, सॉरी, जितना टॉर्क एफ का होना चाहिए अबाउट पॉइंट ओ, दैट शुड बी ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल टू एम जी के टॉर्क से। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एफ का कितना टॉर्क होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए ही बनेगा ना, 4a/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी का टॉर्क कितना होगा, एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा एम जी का, मिड पॉइंट है ना, a/2 बनेगा जी। तो दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 5 mg, ये से ये तो गेट कैंसल्ड आउट, डिवाइडेड बाय 8। कोई दिक्कत, तो कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 5/8 mg। फोर्थ ऑप्शन, टॉपलिंग रिवाइज करके जाना, ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर। नेक्स्ट, rod PQ of mass m, length L is hinged at end P. The rod is kept horizontally by a massless string tied to point Q as shown in figure. Okay, यहाँ पर string है, उसके साथ tie की हुई है, point P से hinged है ये, this is the hinged point. When the string is cut, the initial angular acceleration, rod की बताना। पहले हमने एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स एक्सिस यूज करके एवरेज टॉर्क निकाला, अब हम लोग टॉर्क अबाउट फिक्स एक्सिस के एक्सप्रेशन पर जंप कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रिंग मैंने कर दीजिए कट, तो बॉडी पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, बचेंगे सिर्फ एम जी, सिर्फ एम जी, हिंज फोर्सेस नहीं लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। कितने लगेंगे पता ही नहीं, कैसे लगेंगे ये भी पता नहीं। तो फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा इतने सारे वेरिएबल्स के साथ, बिल्कुल होगा, हिंज फोर्सेस लगेंगे तो यही ना। अगर मैं इसी जगह के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क मान लूं, इसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क ढूंढ लूं, तो हिंज फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। बचेगा किसका, mg का, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, L/2 है ना। और टॉर्क अबाउट फिक्स एक्सिस को क्या मैं आई अल्फा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो mg इंटू L/2 इक्वल टू आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कहाँ से एक्सिस जा रही है, एंड से, कितना होता है mL²/3 इंटू अल्फा, m से m गेट कैंसल्ड आउट, l से l विल गेट कैंसल्ड आउट, तो अल्फा का वैल्यू विल बिकम 3g/2l। दिस शुड बी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल हो डिफिकल्ट हो, बेसिक्स ही फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 3l, ओके, रिजिड मासलेस रॉड है 3l लेंथ की, has two masses attached to each end as shown in figure। तो दो एंड्स पे दोनों मासेस लगे हुए, एक 5m0 और एक 2m0, ठीक है। पिवटेड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर हिंज कर रखी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, एज सी फिगर। तो व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन विल बी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन बतानी है जैसे ही रिलीज करेंगे। फिर से एफबीडी बनाते हैं, इसका वेट कितना नीचे 5m0g, इसका कितना 2m0g, और कोई फोर्सेस लगेंगे क्या, बिल्कुल लगेंगे, कौन से, हिंज फोर्सेस। फिर मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अभी तो बताया, टॉर्क किसके अबाउट ले लो, हिंज्ड पॉइंट के अबाउट। जब तक मुझे हिंज फोर्सेस नहीं ना पूछे, मेरा क्वेश्चन टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट लेकर के बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, ना मुझे हिंज फोर्सेस की जरूरत है।
बहुत सारे बच्चे तो मैंने देखे हैं, है ना, डाउट पूछते टाइम उनको याद ही नहीं रहता कि हिंज फोर्सेस भी लग रहे हैं, है ना, जबकि स्ट्रेस दे दे के बता बता के थक गए हैं कि हिंज फोर्सेस लगने हैं, ध्यान ही नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे इधर उधर। चलो खैर, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस देखते हैं। कितना टॉर्क आएगा जी, इसका कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L, तो कितना है जी 5m0g इंटू एल। ये किस सेंस में घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस सेंस में, क्लॉकवाइज, तो दोनों प्लस होंगे, माइनस माइनस, ये कितना है 2m0 इंटू जी इंटू 2l, दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा, अगेन अल्फा ही तो पूछा है ना, तो दिस 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 1 m0 g इंटू एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास सिस्टम, फिर से क्या लिखेंगे, मास m0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरा मास इंटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू अल्फा। दिस वैल्यू बिकम्स m0 g इंटू एल, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 13, m0 l स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, m0 से m0, l से l, तो अल्फ़ा का वैल्यू हो जाना चाहिए g बाई 13l। है ऐसी कोई ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन है, g बाई 13l, वो मेरे ख्याल से इस प्रिंट हो गया ना, दिस शुड बी l, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है इतना, तो g बाई 13l, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, एज शोन इन द फिगर अ बॉब ऑफ मास m is tied to a massless string whose end portion is wound on a flywheel which is a disc। इतने एक तो बड़े बड़े नाम लिखते हैं ना, सीधा डिस्क बोलो ना, है ना, of radius r and mass m। When released from rest, the bob starts falling vertically. When it has covered a distance h, the angular speed of the wheel will be rotational dynamics क्वेश्चन। मैं सोचूं क्या हो रहा होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग के साथ जो कि इस डिस्क के ऊपर वाउंड है, एक ब्लॉक हैंग कर दिया तुमने m मास का, ये अपने वेट mg की वजह से किधर जाना चाहेगा, नीचे, ये नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग खिंचेगी, डिस्क घूमेगी, तो क्या होगा, क्या सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, नहीं, इसके पास आएगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और डिस्क भी तो घूमेगी, इसके पास आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बोलो बेटी, आएगी, बिल्कुल आएगी। अब मुझे स्पीड बतानी है, एंगुलर स्पीड व्हील की, जब ये h डिस्टेंस नीचे गिर चुका होगा। अगर मैं देखूं फिर से इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, तो टॉर्क लगेगा किसका जी, mg का या टेंशन का, जिसका मर्जी कह दीजिए, एक ही बात है ना जी, डिस्क के लिए टेंशन का, है ना जी, टॉर्क लगेगा। पूरे सिस्टम के ऊपर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स कौन है, mg, वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लें, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना जी। चलो अच्छी बात है, डायग्राम है यहाँ पे, ये डिसेंड करके कितना नीचे जा चुका है, ये इसका इनिशियल पोजीशन था और ये इसका फाइनल पोजीशन है। पोटेंशियल एनर्जी आएगी मैकेनिकल एनर्जी में, तो मुझे रेफरेंस भी चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। लेट्स से हमारी रेफरेंस है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, रिलीज किया सिस्टम को। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रेफरेंस से कितना ऊपर है, mgh, h ऊपर। डिस्क का तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होना, तो लिखने का कोई फायदा नहीं, उसने कट ही जाना है ना, क्यों लिखे फालतू। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होनी चाहिए ब्लॉक की, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और मान लो इसका एंगुलर स्पीड हो गया कितना, ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए।
तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि फाइनली कहाँ चला गया? रेफरेंस पे। बिल्कुल। of inertia disk का about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the plane mr²/2 होती है, आपको याद है। ओमेगा एक अनदर वेरिएबल है, मुझे ओमेगा का ही तो वैल्यू चाहिए था, इसका ही वैल्यू चाहिए मुझे, ओमेगा का तो ये वैल्यू चाहिए मुझे। तो कॉमन लेके कट जाएगा, कोई दिक्कत। जी एच इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर, मुझे वी को एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी तरीके से। यहाँ पर ना ये बहुत से बार मैंने देखा है, इस बात को मेंशन करना ये भूल जाते हैं कि अज्यूम नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द डिस्क, ये लिखना चाहिए, दिस इज द मेन प्रायोरिटी, है ना। तो इससे मैंने ये अजम्पशन बनाई कि दे अज्यूम कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये बात मान के चली जाएगी कि स्ट्रिंग में और डिस्क में कोई हमारे पास स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो आप अगर सोचो, अगर ये डिस्क ओमेगा से घूम रही है तो इसका ये पॉइंट पेरीफेरी वाला मस्ट बी मूविंग विद स्पीड आर ओमेगा और स्ट्रिंग मस्ट बी मूविंग विद स्पीड वी, और अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो वी और आर ओमेगा दे शुड बी इक्वल, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या मैं ओमेगा का वैल्यू v/r अपनी एक्सप्रेशन में पुट कर सकता हूँ, ओमेगा का वैल्यू v/r यहाँ पुट कर सकता हूँ, सॉरी v का वैल्यू ओमेगा, सॉरी v का वैल्यू पुट करना है मुझे, सॉरी v का वैल्यू मैं r ओमेगा पुट कर सकता हूँ यहाँ पे। दिस बिकम gh इक्वल्स टू r² ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस r² ओमेगा स्क्वायर बाई 4, gh equals to this becomes I guess 3/4 r² ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाना चाहिए बेटे 4gh/3 का रूट होल डिवाइडेड बाय r, 1/r रूट 4gh/3, 1/r रूट 4gh/3, थर्ड ऑप्शन। क्लियर? ये बात समझ में आ रही? व्हील का ये पॉइंट आर ओमेगा से, स्ट्रिंग का ये पॉइंट वी से, नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड व्हील, तो वी मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा रूलिंग से मिलता जुलता कंसेप्ट है, हालांकि क्वेश्चन उससे पहले का ही है। चलिए खैर नेक्स्ट देखें। ठीक, क्या कह रहा है जी, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस l/4 फ्रॉम वन एंड एज शोन, तो ये डिस्टेंस दिस इज l/4। When released from the horizontal position, the angular velocity of the rod as it passes through the vertical position is, फिर से वर्क करने वाला इकलौता फोर्स है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और मुझसे फिर से वही एंगुलर स्पीड पूछी हुई है वहाँ पर जब पहुँचेगी। तो आप सोचो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से डिसेंड करके सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ यहाँ चला गया, तो सेंटर ऑफ मास का पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ कि नहीं हुआ? तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। कितना नीचे चला गया? ये अगर l/4 है तो ये भी कितना होगा? l/4, तो ये भी कितना बना? l/4। ये अगर मैं क्या मान लूँ? रेफरेंस। मैं फिर से मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकता हूँ? कंजर्व कर सकता हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में। अच्छा, पिछला क्वेश्चन इससे अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा चेंज दूसरा है। इनिशियली रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर था? l/4, तो mg l/4। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर आ गया सेंटर ऑफ मास, तो कितनी? 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली पता है? नहीं पता है। एक्सिस कहाँ से जा रही है? ये रॉड है ना, ये एक्सिस है ना, यहाँ अंदर से वैसे एक्सिस शो कर सकते हैं हम, कायदे से तो वैसे ही होनी चाहिए, वही शो करनी चाहिए। हालांकि खैर इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं थी। ये एक्सिस है हमारी। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट पता है, इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट ढूंढना है। तो ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं? हैविंग डिस्टेंस l/4, तो ये o डैश अगर मैं एक्सिस बोल दूँ, है ना, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस o डैश शुड बी इक्वल टू ICM विच इज इक्वल टू ml²/12 प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज l/4 का स्क्वायर। तो LCM becomes, sorry, this becomes 16, LCM becomes 48 I guess, तो this becomes 4 + 3 7 ml² by 48। वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर
पुट कर देते हैं 7ml² बाई 48 ओमेगा का स्क्वायर. L से L will get cancelled out, M से M will get cancelled out. This is 4 into 12. तो ओमेगा का वैल्यू कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 12 24 इंटू जी डिवाइडेड बाई 7 इंटू एल का होल रूट 24g बाई रूट 7l का रूट. कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? गलती नहीं करनी इसमें. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दबाजी में गलत पुट हो सकता है, ध्यान रखो. नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? 2 insects of mass capital M each are at points P and Q of a massless semicircular wire. 2 more insects A and B of same mass are sitting at the bottom of the wire. तो 2 पॉइंट मासेस तो ये हो गए P और Q और 2 ये हैं P A और B. The wire is given an angular velocity omega naught, given diagram में shown है, about a vertical axis through the center. If A and B crawl to meet P and Q, then the angular velocity attained by the wire will be. ठीक है, तो A और B जब P और Q की पोजीशन पर रिस्पेक्टिव पोजीशन पर चले जाएंगे तो वायर की एंगुलर वेलोसिटी नहीं क्या हो जाएगी. अब देखो यहाँ पर जो सारा सिस्टम है, ये 4 पार्टिकल्स और वायर तो खैर मासलेस है, लेकिन फिर भी खैर जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है. अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. तो जब सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है तो क्या हम सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. सही बात है, उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है. अभी ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, लेकिन बाद में जब ये ए और बी पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर मास 2m हो जाएगा और यहाँ पर भी मास 2m हो जाएगा. तो नई एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं, ओमेगा फाइनल हो गई. मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ऑब्वियसली अबाउट द एक्सिस जो दिखा रखी है. अब इस एक्सिस के अबाउट देखो, ए और बी तो एक्सिस पर ही थे, तो इनिशियली तो इनका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज जीरो अबाउट दिस एक्सिस, है ना. पी और क्यू थे, और पी और क्यू का जो डिस्टेंस था, है ना, लेट्स से ये आर था तो ये भी आर था, सेमी सर्कुलर वायर ही तो है. तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इनका जी? 2mr² इंटू ओमेगा नॉट. फाइनली डिस्टेंस तो आर ही है, लेकिन दोनों साइड पे जो मास है वो डबल हो चुका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डबल हो जाएगा. तो यहाँ से सिंपली मेरे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 आ जानी चाहिए, ओमेगा नॉट बाय 2. सेकंड ऑप्शन. कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? अ पार्टिकल a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v0 at a radius r0. ठीक है, horizontal plane पर v0 स्पीड से r0 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, with a string जो अटैच्ड है which passes through the smooth hole in the plane as shown. तो यहाँ से एक स्ट्रिंग होल से नीचे जा रही है. ठीक है जी. टेंशन in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r/2. फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हमने इसकी बतानी है. फिर से आप देखो बेटे, इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो है कि नहीं? टेंशन ऐसे लग रही होगी, आर वेक्टर इधर होगा, एंटी पैरेलल है, तो टॉर्क क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैं फिर से कंजर्व कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ. इनिशियली कितना एंगुलर मोमेंटम था? m इंटू वी नॉट इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर आर नॉट. फाइनल कितना है जी? m इंटू फाइनल स्पीड इंटू डिस्टेंस कितना हो गया जी? फाइनल r0 बाई 2. तो फाइनल इक्वल टू है, लेस देन मत समझ लेना, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई जी? 2v0. तो अगर फाइनल स्पीड आ ही गई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या दिक्कत रह गई जी? हाफ m इंटू 2v0 का स्क्वायर. कितनी वैल्यू बन जाएगी? 2mv0 का स्क्वायर. सिंपल, 2mv0 का स्क्वायर. सेकंड ऑप्शन. ये पीवाई क्यों है? मेरे ख्याल से नीट का क्वेश्चन है ना. याद आया, ये EIPMT का क्वेश्चन है शायद 2015 का. EIPMT होता था किसी टाइम पर इसका नाम, है ना. पहले EIPMT होता था, CPMT भी होता था, बीच में नीट कर दिया, फिर EIPMT कर दिया, फिर पता ही नहीं क्या क्या नाम रखी जा रही हैं, है ना. चलो खैर, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? कंसिडर अ रॉड ऑफ मास कैपिटल M इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल m, लेंथ L, pivoted about its center. A mass m
मूविंग विद वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल थीटा इक्वल टू π/4 टू द रॉड्स लॉन्ग एक्सिस। फिर से भाई कितनी सारी स्टेटमेंट्स आ गई यार, मेरे को नहीं याद रहती हैं, तुम्हें पता नहीं कैसे याद रहती, मैं तो बना लेता हूँ भाई साहब। तो एक रॉड है जी जिसका मास कैपिटल M है, और वो रॉड जो है, थोड़ी सी अच्छी रॉड बनाते हैं यार आज, है ना, रॉड बनाएंगे हम लोग, है ना, अच्छी सी रॉड बनाएंगे। चलो जी, तो अच्छी बननी चाहिए फिजिक्स की डायग्राम भी। मास कैपिटल M है, लेंथ L है, पिविटेड एट सेंटर, सेंटर से हिंज्ड है, यहाँ से हिंज्ड है ये, ठीक है जी। मास स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल थीटा π/4 45 डिग्री द रॉड लॉन्ग एक्सिस एंड कोलाइड्स विद वन एंड। तो एक मास स्मॉल m मास का v वेलोसिटी से, जो कि इसके लॉन्ग एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, 45 डिग्री। बस अच्छे से बना लें, है ना। कितना एंगल बना रहा था इसके साथ, 45 डिग्री एंगल बना रहा था। क्या किया जी, इसके साथ कोलाइड कर गया एंड के साथ, एंड स्टिक्स टू इट, चिपक गया। कौन सा कोलिजन हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक, बिल्कुल। एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड मास सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन हमने बताया। रॉड मास सिस्टम का एंगुलर स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन हमने बताना है, ठीक है जी। फिर से मैं सोचूं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो फोर्स जो ड्यूरिंग कोलिजन लग रहा होगा बिटवीन द रॉड एंड द पॉइंट मास। अगर मैं इनको मान लूं तो ये तो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस हो गए जी, बिल्कुल हो गए। और कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, कोई और फोर्सेस लग रहे होंगे क्या, mg लग रहा होगा जो कि नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल। और कोई फोर्स लग रहा होगा, सोचो, 2 बार जिक्र आ चुका है इस वीडियो में इसका, हिंज फोर्सेस। कौन से फोर्सेस, हिंज फोर्सेस। अब मुझे तो चाहिए एंगुलर स्पीड, मुझे तो चाहिए क्या जी, एंगुलर स्पीड। बाकी सबका तो टॉर्क जीरो है, लेकिन हिंज फोर्सेस का टॉर्क का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अगर मैं टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ही सोचूं तो हिंज फोर्सेस तो इसी पर लग रहे हैं, तो उनका टॉर्क भी क्या हो जाना चाहिए, अबाउट दिस एक्सिस जीरो हो जाना चाहिए। यानी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस मस्ट रिमेन कंजर्व्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। हिंज फोर्सेस यहीं पर लग रहे हैं तो उनका टॉर्क भी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि यहीं से तो एक्सिस पास कर रही है, आर जीरो हो गया। अच्छा, इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था किसके पास, सिर्फ पॉइंट मास के पास, रॉड तो रेस्ट पे थी, रॉड तो किस पे थी, रेस्ट पे थी। अच्छा, कितना एंगुलर मोमेंटम था अबाउट दिस एक्सिस, आप देखिए एक कंपोनेंट इसका ये होगा जी v cos 45, और एक कंपोनेंट ये होगा जी v sin 45। कितना एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं, मास इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू आर विच विल बी L/2। ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, L/2 होना चाहिए कि नहीं। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था, पॉइंट मास का ही तो था सिर्फ, रॉड तो चली नहीं रही थी। रॉड तो अब इसके बाद जब ये चिपक जाएगा टकरा के इसके साथ, अब घूमेगी किसी एंगुलर स्पीड से, वही तो मुझसे पूछी गई है ओमेगा फाइनल, यही तो पूछ रहा है। अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं कैसे लिखूं, आई ओमेगा से लिख लूं तो फायदा नहीं है, ओमेगा तो चाहिए मुझे, ओमेगा ही तो मुझे चाहिए। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक्सिस चल रही ना हमारी ओ डैश, दिस एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, कितना मास है रॉड का, 4m, मास इंटू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस पॉइंट मास भी तो है, पॉइंट मास भी तो है। पॉइंट मास का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, L/2 इंटू ओमेगा फाइनल। कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेते हैं जी इसको। क्या वैल्यू बनेगी, mvL/2√2 इक्वल्स टू, ये कितना आ गया जी, ये तो रह गया जी 3, ये एलसीएम ये आ गया जी 4, 4 और 3 का एलसीएम आ गया जी 12, दिस बिकम्स 4 + 3 7 ml² इंटू ओमेगा फाइनल।
यहीं पर ही काम खत्म हो जाएगा जी इसका। तो m से m गेट कैंसल्ड आउट, l से l गेट कैंसल्ड आउट, ये 2 से एक 2 कट गया, 6 बच गया बेचारा। तो ओमेगा फाइनल कितना रह गया जी? 6v/7√2l। कौन सी ऑप्शन आई? 6v/7√2l। लो जी, किसी ऑप्शन में 6 ही नहीं है जी, मन की बात। अरे कुछ नहीं होता, इतना घबराया मत करो यार। 6/√2 का 3√2 नहीं लिख सकते हो क्या? 6/√2 का 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इस बात का बड़ा दुख होता है एक तो बच्चों को। वो आंसर आया था, मुश्किल से तो सोचा था, ऑप्शन ही कोई मैच नहीं कर रहे। पैनिक, अननेसेसरी पैनिक, है ना। हमें तो रोटेशन पहले नहीं आता जी, ठीक है। ऊपर से हमारा आंसर मसा सोचा था, वो भी मुश्किल से आया था, वो भी ऑप्शन नहीं मैच कर रही। कर तो गई भाई साहब। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है जी। अ सॉलिड होमोजेनियस सॉलिड सिलेंड्रिकल रोलर ऑफ रेडियस r, मास m इज पुल्ड ऑन अ सर्कुलर पिच, सॉरी क्रिकेट पिच। वाह जी वाह, इस क्वेश्चन में तो कान खड़े हो जाने चाहिए सबके, हैं? क्रिकेट की बात आ गई जी। हॉरिजॉन्टल फोर्स F, अज्यूमिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर हमने बतानी है। तो एक सिलेंडर है, रफ सरफेस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स F से खींचा जा रहा है। रोलर, क्रिकेट रोलर आपको शायद पता हो, उसके एक्सिस के अबाउट ही फोर्स लगाया जाता है ना। मैंने उसका साइड व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू शो किया यहाँ। तो फोर्स F यहाँ पर लग रहा है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ये कह रहा है, एंगुलर एक्सेलेरेशन उसकी हमने बतानी है। पहली बात तो रफ सरफेस, रोलिंग का क्वेश्चन आ गया जी। कौन सी रोलिंग हो रही? प्योर रोलिंग हो रही, सरफेस रफ है, क्या फ्रिक्शन जीरो होगी यहाँ पे? सोचो, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन जीरो होती है क्या? अरे नहीं, यही तो गलती करते हो यार तुम। प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन जीरो होती है क्या हमेशा? नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। विदाउट स्लिपिंग चलाना है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उसका रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस इन कांटेक्ट जीरो होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो उसको स्लिप करने से बचाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। तो पहले ही कैसे अज्यूम कर लेते हो तुम लोग प्योर रोलिंग के क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन जीरो होगी यहाँ पे? अरे पहले देखो, सोचो, बनाओ, है ना जी। मैं तो सबसे सिंपल बात ये सोचता हूँ, तुम सोच के देखो, तुमने लगाया हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ये फोर्स क्या टॉर्क बना रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास? लगा रहा है क्या टॉर्क? नहीं लगा रहा है ना। सिर्फ क्या करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ट्रांसलेटरी मोशन से सारे पॉइंट्स एक एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ेंगे, तो लोएस्ट पॉइंट भी तो ए एक्सेलेरेशन से आगे स्लिप नहीं करना चाहेगा। तो उसको आगे स्लिप करने से बचाएगा कौन? फ्रिक्शन। किधर स्लिप करना चाह रहा है? आगे, तो फ्रिक्शन किधर लगनी चाहिए? उस पर। पीछे कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक। कई बच्चे कहते काइनेटिक। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग गई तो प्योर रोलिंग कैसी हुई? लोएस्ट पॉइंट तो स्लिप कर गया। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगती है? जब सरफेस इन कांटेक्ट में स्लिपिंग शुरू हो जाती है। यहां पर स्लिपिंग चाहिए क्या? नहीं चाहिए। प्योर रोलिंग कह रखी है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। कौन सी फ्रिक्शन लगेगी? स्टैटिक। ज्यादा से ज्यादा लिमिटिंग हो सकती थी, क्या लगेगी? स्टैटिक लगेगी। और कौन से फोर्सेस लगेंगे? mg लगेगा नीचे, लग रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल लग रहा हो। और क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब मैं सोचूं ट्रांसलेटरी मोशन से चलाने वाला फोर्स F है, फ्रिक्शन अपोज कर रही है, दिस मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन टू इट्स सेंटर ऑफ मास। रोलिंग के दो कंपोनेंट है, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। सबसे आसान काम रोलिंग को सॉल्व करने का। ट्रांसलेटरी सोचो, रोटेशनल सोचो, क्लब कर दो, बात खत्म। कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्वेश्चन आ जाए। ये किससे इक्वेशन लिखी मैंने? ट्रांसलेटरी से। रोटेशनल से क्या लिखूंगा? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास सोचूं, कैपिटल एफ का टॉर्क तो क्या है? जीरो। mg का टॉर्क भी जीरो, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो। किसका टॉर्क बचा? फ्रिक्शन का। कैसे? क्लॉकवाइज। कितना? फ्रिक्शन इंटू रेडियस इक्वल्स टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन है? ये सॉलिड सिलेंडर। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr²/2 इंटू अल्फा। कितने वेरिएबल हो गए? बहुत सारे वेरिएबल हो गए।
ना तो मुझे फ्रिक्शन पता है, ना मुझे एसीएम पता है, ना मुझे अल्फा पता है, कोई बात नहीं। पहली बात तो एक आर से एक आर कैंसल आउट कर देते, दिस बिकम्स एम आर बाई 2 इंटू अल्फा। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रही है ऑन अ फिक्स्ड सरफेस, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड सरफेस। फिर से रिकॉल करवा देता हूं, बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी ये आगे एसीएम से जाना चाहेगा, बिकॉज ऑफ रोटेशनल ये पॉइंट, सॉरी आगे नहीं पीछे, आर अल्फा से मूव करना चाहेगा। स्लिपिंग अगर नहीं हो रही है तो दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, तभी तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो बनेगी, तभी बनेगी। इससे ये याद मत कर लेना, रट्टा मार मत लेना इसको कि एसीएम इक्वल टू आर अल्फा या बीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। सोचो इस बात पे आज ही, बताओ ट्रू और फॉल्स है। VCM equal to R omega is the condition for pure rolling, ट्रू और फॉल्स बताओ मुझे, मैं तब तक क्वेश्चन करता हूं। तो मैं यहां पर अल्फा की वैल्यू को ACM बाई आर लिख सकता हूं, आर से आर गेट कैंसल्ड आउट, तो मेरे पास फ्रिक्शन कितनी बन जानी चाहिए, एम ACM बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए जी, ये चाहिए अल्फा का वैल्यू। चलो खैर, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, एफ एस से एफ एस कैंसल्ड आउट, तो एफ इक्वल टू दिस बिकम्स 1 प्लस हाफ 3a/2। तो एसीएम कितना आ गया मेरे पास, 2f डिवाइडेड बाई 3m। तो अगर एसीएम इतना आ गया तो अल्फा कितना आ गया, डिवाइडेड बाई आर ही तो रह गया यार, 2f बाई 3mr। कोई दिक्कत, 2f बाई 3mr। क्लियर है सबको, क्लियर है जी, डन हो गया। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच एंड इंक्लाइन विद द सेम लीनियर वेलोसिटी। तो एक इंक्लाइंड प्लेन को अप्रोच कर रहे हैं विद द सेम लीनियर वेलोसिटी, वीसीएम सेम है दोनों का, वी मान लेते हैं। बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग कर रहे हैं दोनों ऑल थ्रू आउट, कभी स्लिप नहीं हो रहे बीच में, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू सपोर्ट प्योर रोलिंग। ठीक है, द टू क्लाइम मैक्सिमम हाइट h sphere h cylinder on the incline, the ratio of the height attained हमने बताना है। कुछ नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। सिंपल कैसे है सर, यहां तो फ्रिक्शन होगी, रफ इंक्लाइन बताया। सिंपल तो तब होती है ना जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग जाता। मैं कहता पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना जी, जितनी पोटेंशियल सॉरी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई जी, मैक्सिमम हाइट पर जाके स्पीड तो जीरो हो जाती, तब होता सिंपल। यहाँ तो फ्रिक्शन लग रही है सर, लग रही है, लेकिन प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है जी। क्या होता है, जीरो, ये बात भूलनी नहीं कभी। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन लग रही है लेकिन उसका वर्क क्या है, जीरो है। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पर एप्लीकेबल है। तो मैं यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके पहले जनरल एक्सप्रेशन यूज करता हूं जी, सारी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी ही थी, और कितनी काइनेटिक एनर्जी थी प्योर रोलिंग बॉडी की, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के याद करो, रेडियस ऑफ गायरेशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूँ, यही रेफरेंस मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास की। यहाँ पर मान लो फाइनली पहुँच गया सेंटर ऑफ मास, कितनी हाइट ऊपर पहुँच गया, h। अच्छा खैर यहाँ पर तो इसने बताया नहीं हुआ, यहाँ पर रेडियस ऑफ द बॉल गिवन होता ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा होता। खैर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, ध्यान रखना। तुम सोचो कि उसमें क्या होता, क्या डिफरेंस होता उसमें अगर रेडियस ऑफ द बॉल यहाँ पर मेंशन कर देता, तो बताओ, सोचो सोचो। चलो खैर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स mg
एच एम गेट कैंसल्ड आउट, तो एच का वैल्यू आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर बाय 2g इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो मुझे पूछा गया एच ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय एच ऑफ सिलेंडर। वी तो दोनों का सेम ही है, जी भी कट गया, तो बचा क्या 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो चाहिए। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, सॉलिड स्फीयर ही था ना 2/5। सिलेंडर का कितना होता है 1/2, सॉलिड सिलेंडर था भाई साहब, सॉलिड सिलेंडर था। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ तो सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है, अगर अकेला सिलेंडर लिखा होता तो कौन सा सिलेंडर होता, सॉलिड के हॉलो, कौन सा होता, सॉलिड होता। हॉलो के लिए मेंशन करना जरूरी है, सॉलिड के लिए मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई जी मेरे पास 7/5, और ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2, दिस बिकम्स 14 डिवाइडेड बाय 15, 14/15। क्लियर है जी सबको। इसी के साथ ही क्वेश्चंस हो गए ख़त्म। आराम से सारे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखें, खुद अपना मोराल बढ़ाएं, खुद अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस करके आएगा, समझ रहे हैं। टाइम रह गया है कम, लेकिन इतना भी कम नहीं रह गया है कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना लाया जा सके। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो, सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे तो बताना, और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। आई होप सारे टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश की है इसमें, सेंटर ऑफ मास से लेकर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से लेकर के टॉर्क की बेसिक एप्लीकेशन, रोटेशनल डायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, टॉपलिंग, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग, सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। अच्छे से इनको रिवाइज करो, अच्छे से पेपर दो, सब बढ़िया होगा। रोटेशन को हल्के में नहीं लेना है। हाँ ये ज़रूर बता दूं, रोटेशन से क्या हर बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है, सिंपल बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। बेसिक्स को पकड़ के रखो, डिफ़िकल्ट भी आ गया तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ओके, ऑल द बेस्ट।